नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 5 है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का उपयोग हम लोग रियल लाइफ में कैसे करना है और उससे कुछ रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगाएंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशंस दे दी जाएगी, 2 इक्वेशंस 3 इक्वेशंस दे दी जाएगी, उसमें से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करें, फिर उसको सॉल्व कैसे करें, वो यहाँ पर सीखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर फिर मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज़ में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, डिटर्मिनेंट होते क्या हैं। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स पढ़े। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी टोटल 6 प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे हमने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हमने थ्योरम्स देखे, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखा। फिर हमने थ्योरम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स देखे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा कि कंसिस्टेंट, हमने सीखा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, सिंगुलर का मतलब है कि जिसकी वैल्यू हो जाए 0, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, भाई माइनस में चला जाए, प्लस में चला जाए, कुछ भी है लेकिन 0 ना आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स की मदद से ट्रायंगल के एरिया को फाइंड किया। हमारे पास क्या था, 3 पॉइंट्स दिए जाते थे, कॉर्नर के वर्टेक्स के 3 पॉइंट्स दिए जाते थे। उन 3 पॉइंट्स हमने डिटर्मिनेंट्स की एरिया ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालना सीखा और साथ ही साथ किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना सीखा। कैसे? यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं होगा तो फिर उसको करेंगे। ठीक है, इतना हमने सीखा। तो आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स का कैसे उपयोग करना है वो सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है, कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें से हमको 3 अलग अलग क्या करते हैं, इक्वेशंस बन करके आती हैं। 3 अलग अलग इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि ax1 ax प्लस a2 y प्लस हमने क्या देखा, 3 अलग अलग इक्वेशंस लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, मान लिया पहला हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू क्या आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू d1 दे देता है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू d2 के बराबर आती है। तीसरा इक्वेशन हमारे पास है a3x प्लस b2y प्लस c2z। ये हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस हैं। ये क्या है, 3 इक्वेशन है। अब इन्हीं 3 इक्वेशन को हम क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हमसे बता दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या यहाँ पे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी डी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है। भाई किसी भी क्वेश्चन में क्या होते हैं, ए बी सी डी हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब इन 3 इक्वेशंस हमको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स ए आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैट्रिक्स होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब 3 मैट्रिक्स में इसको लिखेंगे। एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स एक्स और तीसरा मैट्रिक्स क्या लिखना है हमको वहां पर बी। 3 मैट्रिक्स में इसको लिखना है। तो तरीका देखिए क्या करना है, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, a1 b1 c1। तो इसको क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स इससे हम क्या करते हैं, ए बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा भैया, a1
B1 C1, फिर अब इस सेकंड वाली इक्वेशन से क्या मिल के आएगा हमको, A2 B2 C2 और यहाँ से A3 B3 और C3। ये क्या है, कुछ मैट्रिक्स बन के आएगा। फिर मैट्रिक्स X हम लेते हैं। मैट्रिक्स X में देखो X क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर भी सारे वेरिएबल्स देखो, तीनों वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं। हमारे पास तीसरा है B इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, D1 D2 D3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीन मैट्रिक्स हैं। अब इन तीनों मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, सॉल्व करने का इसका तरीका भी देख लेते हैं, कैसे आखिरकार हमको इसको सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना, हमको ऊपर वालों को इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए यही जो एक्स वाई जेड क्यों क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा हम इसको लिखने कैसे था, हमें इसको लिखना था ए एक्स इक्वल टू बी, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो एक्स के साथ तो ए का मल्टीप्लाई है भैया, सॉल्व करोगे तो कुछ अलग फैक्टर देगा, तो हम उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, इस ए को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इस ए को क्या करिए, इधर ट्रांसपोज करिए, और जैसे ही इसको क्या करोगे, इधर इसको भेजोगे आप, तो ये ए इधर आकर के ए इनवर्स हो जाएगा। ये इधर ए आएगा तो ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमने इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। हमने क्या किया, बोथ साइड ए इनवर्स का क्या किया, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, आगे सॉल्व किया, तो जब आगे सॉल्व करेंगे देखो ए इनवर्स से ए मैट्रिक्स को करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो ऐसे करके क्या करना है, इसको आपको लिखना है। मतलब क्या करना है कि सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स ए है उसका आप इनवर्स फाइंड करिए, फिर इनवर्स फाइंड करने के बाद क्या करिए, उसको बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा लिखना है कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसकी मदद से क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे, जब भी कभी आपको इक्वेशन दे, जब भी कभी आपको कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन दे, तीन इक्वेशन दे, तो पहले आप उससे क्या करिए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी को वहां पर फाइंड करिए। फाइंड करने के बाद वहां पर ए वाले मैट्रिक्स से क्या करिए, आप इनवर्स निकालिए, बी वाले से क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई बात समझ में इतना? चलो चलिए अब इसके बाद क्या आते हैं, देखिए अब दो टर्म हमारे पास आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये दो टर्म आते हैं। मतलब है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कंसिस्टेंट में मतलब क्या होता है कि मेनी सॉल्यूशन आर वन सॉल्यूशन, मेनी और वन सॉल्यूशन। मतलब है कि उस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हो सकता है एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू आए, अलग अलग एक एक वैल्यू आ जाए, या तो फिर कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। उस इक्वेशन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिल जाए, मतलब हमको क्या है, कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब इसको पता कैसे करना है कि हम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो भैया अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस केस के लिए कंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और और इनकंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यदि आपने इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये इनकंसिस्टेंट का आ जाएगा क्वेश्चन, हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
है ना, वो भी आगे चल के लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यदि वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट में आ जाएगा। भाई 0 अगर ना हुआ, 0 नॉट इक्वल टू, यदि हमारा डिटर्मिनेंट 0 ना क्या हुआ की वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसको कंसिस्टेंट में आएंगे तो उसको एक या एक से अधिक सॉल्यूशन वहां पर मिल सकते हैं। तो बस हमको ये ध्यान देना है कि कंसिस्टेंट के लिए कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होगी जब उसकी वैल्यू 0 के बराबर, उसकी एक ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब। और इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। बस अब हमारा क्या है, इतना ही हमको सीखना था यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए फिर आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भैया हमको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को 1 और 4 पहले चौथे क्वेश्चन क्या करना है, कंसिस्टेंट प्रूफ करना है। बस क्या प्रूफ करना है कि बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। हमें क्या बताना है इसके लिए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो बताना है। एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x + 2y = 2। और तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाते, सॉरी डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट a लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू देखो x का मल्टीप्लाई क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, y का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है। और डिटर्मिनेंट्स हमारा जो x था, x डिटर्मिनेंट जो था वो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। ये हमारा x और y ये एक डिटर्मिनेंट बनेगा। और तीसरा डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, b की वैल्यू क्या हमारे पास है, यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हो गई कुछ, ठीक है। हमको लिखना क्या है, इसको ax = b के फॉर्म में लिखना है। यदि हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है ax = b। अब कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी कोई ना कोई वैल्यू एक या एक से अधिक वैल्यूज आ सकती हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल तरीका हमने बताया था आपको कि भैया ए डिटर्मिनेंट ए जो होता है, यदि उसका मैट्रिक्स ए जो होता है उसके यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और वो वैल्यू हो जाती है 0 तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि 0 वैल्यू ना होकर के कोई और वैल्यू आती है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वैल्यू वो हमारा इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ये फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 है और वो देखिए 1 × 3 और 2 2 = 4, तो 3 - 4 वैल्यू कितनी आई, -1। तो -1 आ गई है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -1 है, तो लिख देंगे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि भैया इसके एक या एक से अधिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन दोनों है, दोनों को हमको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बताना है, चेक करना है उसके लिए। तो भैया यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट एक्स और फिर डिटर्मिनेंट बी। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट ए को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वैल्यू उसकी 0 आती है तो कंसिस्टेंट है, सॉरी इनकंसिस्टेंट है। और वैल्यू यदि हमारे पास 0 को नहीं आती, कुछ और भी आती है प्लस या माइनस में, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते, डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए जो हमारे पास देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 1 कर दिए। इनमें मल्टीप्लाई क्या है, 2 3 2 है। इसके मल्टीप्लाई क्या है, ए और 2a, ये इनके हो गए, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स x आता है। तो x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x y z, ये मैट्रिक्स x हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स हमारे पास b आता है। मैट्रिक्स b को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 4, ये लिख सकते हैं। हमको ये चेक करके बताना कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो फिर से वही केस करेंगे भैया, यदि अगर कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस यही ध्यान देना है। अब देखो गौर से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है। यदि हम ऐसा करें कुछ कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दे, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दे, दो वैल्यूज 0 हो जाएंगी, सॉल्व करने में आसानी होगी। या फिर आप चाहो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो,
तो हम चलिए इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपैंड थ्रू R1। हम R1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड थ्रू R1। R1 को हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई में, अब देखिए 1 हमने लिया है तो ये हो जाएगा 6A माइनस 2A, फिर -1। अब जब ये वाले 1 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4A माइनस 2A, 4A माइनस 2A हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 1 आएगा। अब देखिए यहाँ जब ये वाला नंबर लेंगे तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास आएंगे, तो 2A माइनस 3A हो जाएगा हमारे पास, देन 2A माइनस 3A। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने जब इसको आगे सॉल्व किया देखिए ये क्या दे देगा, 4A दे देगा, तो यहाँ पे 4A लिखा। ये क्या देखो, ये हमारे पास 2A देगा, माइनस का है तो माइनस 2A लिखा। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का A मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का A लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है। आगे सॉल्व किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हो गई A, भाई देखिए 3 है तो ये A हो जाएगा। अब A क्या है, हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो 0 नहीं है। A क्या है, हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू जो 0 नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि A इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। और कंसिस्टेंट का मतलब है 1 और मेनी सॉल्यूशंस, एक या एक से अधिक सॉल्यूशंस वहां पर हो सकती हैं। तो ऐसे करके क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, बड़े ही आसानी से सॉल्व होता है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है तो बस आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बस हो गया, पता चल जाएगा वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। आई बात समझ में इतना। चलो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फिर से वही है कि हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट का केस क्या है, आप जानते हो अच्छी तरह से, भाई कंसिस्टेंट का मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो वही करना है तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा डिटर्मिनेंट A जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट A देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 और यहाँ से मिलेगा 4, फिर उसके बाद 2 3 5, फिर यहाँ पे 5 -2 एंड 6 ये मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर x देखते हैं, डिटर्मिनेंट x, तो ये क्या हो जाएगा, x y z, ये डिटर्मिनेंट x हो जाएगा। यदि अब डिटर्मिनेंट b की बात करें, डिटर्मिनेंट b क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 एंड माइनस, डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स b हो जाएगा। हमको चाहिए क्या भैया, कंसिस्टेंट प्रूफ करना, ये चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे भैया, आप इसको डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालो, अगर वैल्यू 0 नहीं होती है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। तो हमने डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड की। अब देखिए डिटर्मिनेंट A के क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट वाले रो से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो 5, इनका मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 18 प्लस 10, माइनस का है, देखो ये -1 लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 6 हुआ और -25, 6 2 जा 12 -25, फिर यहाँ पर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 कर दिया। अब 4 है तो देखिए 2 2 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का 15, देन यहाँ पे आप लिखोगे -4 -15, ये आप लिखा। आगे इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 है, 28 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कराना है, 28 हो जाएगा। 28 5 जो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 140 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये कितना दे देगा भाई, 12 है, 25 से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 13, माइनस का 13 आप यहाँ पे लिखोगे। फिर ये दोनों क्या दे देंगे, माइनस का 19, और ये वहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो माइनस का 19 है, माइनस का 19 प्लस माइनस माइनस होता है, और 19 यहाँ पे 76 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व किया तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 9 और 10 में से 9 गए तो आएगी वैल्यू 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 5, 51 क्या है तो लिख देंगे A इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंसिस्टेंट बनेगा भाई। ये क्या हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाए, सॉरी नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जब नॉन सिंगुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो बस ऐसे कर क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है।
अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सॉल्व द इक्वेशंस, हमको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। अभी तक देखिए क्या था, उसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना था। अब क्या है, उसको हमको वैल्यू सॉल्व करके बतानी है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो इसका तरीका क्या है कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वहाँ पर इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैट्रिक्स बी से आप मल्टीप्लाई करिए तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 -1 और यहाँ से 3 और 4, ये मैट्रिक्स ए हुआ। फिर मैट्रिक्स एक्स जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ये मैट्रिक्स एक्स है। और फिर इसके बाद मैट्रिक्स बी जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, -2 और 3 हमारे क्या है, मैट्रिक्स बी है। फिर इसके बाद क्या करना है, हम सभी को पता होता है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, इस x की वैल्यू चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट x और y की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है भैया, इनवर्स ऑफ द a पहले फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, इनवर्स ऑफ a के लिए हमारे पास तरीका होता है। हम लोग इनवर्स ऑफ a कैसे फाइंड कर सकते हैं कि भैया इनवर्स ऑफ a जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये होता है। सबसे पहले क्या करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, फिर उसको क्या करिए आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 देखो 2 4 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 8 + 3 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है कि भैया इसका को फैक्टर निकाल लीजिए, को फैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए, आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये 2 है, 2 का जो माइनर होगा वो हो जाएगा 4, और 4 का को फैक्टर प्लस से मल्टीप्लाई कर, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करते थे कि को फैक्टर निकालने के लिए माइनर में यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई, इसके लिए माइनस का, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस का मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही होता था ना। तो वहाँ पर भी करेंगे। और एक तरीका क्या सिखाया था हमने आपको कि भैया आप लिखते जाइए रो में, इधर से फाइंड करिए वैल्यू रो की और यहाँ पे लिखिए आप कॉलम्स में। तो भैया 2 है, 2 का आता है -4, तो -4 को प्लस से मल्टीप्लाई तो +4 आया, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे +4, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखिए क्या आता है, ये वाला है रो में है, लिखेंगे कॉलम में, तो -1 है, इसकी वैल्यू आती है 3, मल्टीप्लाई कराना है माइनस से, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 लिख देंगे। इस प्लेस के लिए आते हैं, इस प्लेस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, -1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 होता है, तो यहाँ पे आप प्लस का 1 लिख दोगे। ये 4 है, 4 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 ही रहेगा। तो ये इसका क्या आएगा, एडजॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, 1/11, यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 -3 और 2, ये हुआ, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हमको लास्ट में सॉल्व करना है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या करोगे, हमें यहाँ पे ये बस बताना है कि x = a इनवर्स b, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर x और y जो थे, x और y जो डिटर्मिनेंट थे वो कैसे हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 4/11, 1/11, -3/11 और 2/11, ये डिटर्मिनेंट a इनवर्स हुआ। डिटर्मिनेंट बी क्या है हमारे पास, -2 और 3 है, तो -2 और 3 हो गया। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। तो भैया 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 8/11 -8/11, ये हो जाएगा 3/11। तो 8/11 और देखिए -8/11 और ये 3/11, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5/11, तो -5/11 मिलेगा यहाँ से। ठीक, अब इस पे आते हैं, तो 3 है और ये देखिए क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6/11 और ये 6 है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6/11, तो प्लस 6/11 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12/11, ये आया। अब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पे 12/11 आया, ये आया, तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर मिल गई।
हमें x और y दोनों की वैल्यू मिली। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है -5/11 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 12/11। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बस ध्यान ये देना है कि जब वैल्यू ऑफ द इक्वेशन पूछेगा, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन जब आपसे पूछे तो पहले आप ए मैट्रिक्स फाइंड करिए, फिर एक्स मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स फाइंड करिए। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इनवर्स ऑफ ए। बिना इनवर्स ऑफ ए फाइंड करे आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इनवर्स ऑफ ए फाइंड करिए और इनवर्स ऑफ ए जैसे फाइंड हो जाएगा तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको फिर से क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें भी क्या रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस। क्या कह रहा है कि इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से देखो वहाँ पे वही काम करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, बी फाइंड करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए का क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको पहले ट्राई करते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है, देखिए यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है तो 1, फिर -2, फिर -1। अब यहाँ पर देखिए x वाला टर्म नहीं है। जब x वाला टर्म नहीं तो यहाँ पे इसको हम 0x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 0x लिख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -5। ये हुआ मैट्रिक्स ए हुआ। अब मैट्रिक्स x लिख लेते हैं तो x में क्या हो जाएगा भैया, x y z, ये मैट्रिक्स x है हमारे। ठीक, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखते हैं। तो मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 है, तो इसको 1 लिखेंगे और इसको 3/2 लिखेंगे और इसको 9 लिखेंगे। ऐसे भी करके आप कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर इस 2 को जो डिनोमिनेटर में इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, तब भी आपको गलत नहीं होगा। आप चाहो तो इस 2 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा और यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2, -4, -2 आएगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा, वो सही रहेगा। ठीक है, तब भी सही होगा, अब भी सही है। अब चलिए सबसे पहले फिर क्या करना है, हमको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है कि वो 0 होता है या नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भैया कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर एक 0 है, तो हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं थ्रू फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंड बाई C1। हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है C1, क्योंकि हमको भाई C1 में एक 0 दिख गया इसलिए। अब भाई C1 भी यूज कर सकते हो, R3 भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी चाहे आप वो यूज कर सकते हो। हमने C1 में क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया C1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये C1 के एक्सपेंड अब रिस्पेक्ट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस, ये भी था तो -3 माइनस माइनस प्लस का 3 होता है। फिर ये 1 लिखा है -1, अब इसको एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा -5 और इसको एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा -3। ये 0 है तो यहाँ पे प्लस का 0, कुछ भी वैल्यू लिखो 0 ही आनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया हमने थोड़ा सा, तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 26। ये माइनस का 8 है तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू 0। तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या देखी, आया हमारे पास ये 34 और डिटर्मिनेंट ए क्या है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब जब नॉन सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि भैया इसके 1 और मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, मतलब है कि इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब क्या है कि इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका एडजॉइंट। अब देखिए हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट का जो तरीका होता है तो हमने आपको सिखा रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, भैया जो यहाँ पे लिखा है पहले उसका माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर। हम कैसे सॉल्व कर चलेंगे भाई, सॉल्व करेंगे रोज में, लिखेंगे यहाँ पर कॉलम्स में।
चलिए करते हैं। तो 2 है, 2 का जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 3 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। हम यहाँ पे प्लस का 13 लिख सकते हैं। फिर से देखो साइन कन्वेंशन कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, मतलब जो भी इसका माइनर वैल्यू आएगी उनको इस वाले सिंबल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते चलना है, और रोज को सॉल्व करेंगे, कॉलम्स में लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या आया हमारे पास, 13 आया, तो यहाँ पे 13 कर दिया। 1 है, 1 को लिखेंगे तो 1 देखो ये क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5 है, और ये 0 है तो माइनस 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है माइनस से, तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। 1 है, ये क्या देगा 3, और यहाँ से 0, तो ये देखो प्लस की मल्टीप्लाई कराना है तो 3 का 3 ही रहने देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस पे आते हैं तो 1 है, देखिए 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से, तो माइनस 5 मिला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, मल्टीप्लाई इस पोजीशन को कराना है माइनस से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस की 8। 2 है, अब 2 के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस 10 है, ये 0 है, तो माइनस 10 प्लस से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको हम माइनस 10 ही लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके लिए, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 6 और 0 है, मल्टीप्लाई कराना है माइनस से, तो यहाँ पे आप -6 लिखेंगे। अब लास्ट वाले रोज में आते हैं तो लास्ट वाले कॉलम्स में यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब देखिए इसके लिए सॉल्व करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो वैल्यू आएगी प्लस की 1 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 है और ये 1 है, तो माइनस का 3 देगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कराना है तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 लिख दिया। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, -5 है, तो देखिए -4 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 5 प्लस से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पर आप माइनस का 5 लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जब कभी भी एडजॉइंट निकालना है तो आप उसको पहले माइनर निकालिए, सेपरेटली लिखिए, M11 M22 M33 ऐसे करके निकालिए, है ना। फिर उसका कोफैक्टर निकालिए, A11 A22 A33 क्या करेंगे आप, कोफैक्टर निकालेंगे, आप उसको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे ट्रांसपोज करा करके, ठीक। अब हमको क्या करना भैया, हमको एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई, अब हमको चाहिए ए इनवर्स, क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा भैया, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 34, तो यहाँ पे 34 कर दिया, तो यहाँ पे 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5 ये आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इतना हुआ, ठीक। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है कि x जो होता है वो क्या होता है, a इनवर्स b के बराबर होता है। तो अब भैया x की वैल्यू के लिए क्या करना है, a इनवर्स हमारे पास देखिए क्या लिखा है 1/34 है, यहाँ पे कितना है 13 8 1 5 -10 एंड 3 -6 एंड -5 ये वैल्यूज हैं। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है b से, तो b वाला देखिए ये है हमारे पास 1 है, और यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पर 9 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको क्या किया, आगे सॉल्व किया, तो 13 का इसको देखिए 13 का मल्टीप्लाई 1 से, 8 का मल्टीप्लाई बाई 3/2 से, और 1 का मल्टीप्लाई 9 से, तो यहाँ पे 1/34 लिख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 34 आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 34 आएगी, और इसको सॉल्व किया तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 17 आएगा प्लस का, और इसको सॉल्व किया तो 3 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, और 45 ये हो जाएगा माइनस का 51, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसको क्या करिए, देखिए ये x है, ये y है और ये z है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इन तीनों को आप कंपेयर करिए, तो जब कंपेयर किया आपने तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1, x इक्वल टू क्या आएगा, आपको वैल्यू आएगी 1। अब y को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और आते हैं z, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए
17 3 जा 21 है तो 3/2, तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या ऐसे आंसर। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बस आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते वक्त ध्यान देना है आपको कि जब भी कभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि माइनर को फैक्टर को नहीं लिखा है। तो पहले आप माइनर को फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये माइनर है, ये को फैक्टर्स हैं, सभी के निकालिए एक एक सिंगल सिंगल, तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो उस वाले पोर्शन के नंबर आपको कट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाला, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास आंसर ये इतना आया। ठीक, चलिए तो इतने के बाद क्या करते हुए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोलता है कि भैया इस क्वेश्चन ऑफ द सॉल्व द इक्वेशंस, तो हमको ये इक्वेशंस दी गई है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का फिर से वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट्स ए बी और एक्स लिखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी एक्स लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए जो है हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा 2, फिर उसके बाद 3 4 एंड -5, फिर 2 -1 एंड 3 हो जाएगा। फिर x जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको क्या लिख सकते हैं, x y और z, क्योंकि x y z ही तीन ही वेरिएबल्स हमारे पास है। और फिर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट b बचता है वो क्या हो जाता है 7 -5 और 12, ये हमारे क्या डिटर्मिनेंट b है। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना है, आप चेक करिए कि इसकी डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 0 आती है या नहीं आती, हमको ये चेक करना है ना। तो ठीक है, चलिए ये चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या, सबसे पहले क्या मैट्रिक्स ए की वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि ये 0 हो गया, क्या हो गया, यदि ये हमारा क्या हो जाएगा 0 मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो अगर यदि हमारा क्या हुआ 0 हुआ, 0 का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर हुआ तो इसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, मतलब इसकी कोई वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हमको यहाँ पर चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं, पहले वो चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे रो 1 से जो जैसे सॉल्व करें, तो हम इसको R1 से एक्सपेंड कराते हैं। देन R1 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 12 और यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस है तो माइनस का 5 आप लिखेंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे इसको मैथ से लिखे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाता है। इसको सॉल्व किया, देन 9 + 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 किया, आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व किया हमने थोड़ा सा इसे, देखिए ये दे देगा, ये 7 दे देगा तो हम इसको 7 लिख सकते हैं। 19 है तो इसको प्लस का हम क्या लिखेंगे, 19 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस का क्या मिला, 11 मिला, माइनस का 11 हो जाएगा तो 24, तो माइनस का इसको 24 लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करते हैं तो ये 19 है और ये 7 है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगी वैल्यू हमारे पास 2। अच्छा ये 11 है ना, तो 11 2 22 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब देखिए 4 क्या है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। 4 हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ये हमारे पास ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास जो ये है क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर कोई डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब है मिनी सॉल्यूशन। अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और इनवर्स ऑफ ए चाहिए, तो उसके बाद ये हमारा सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि भैया हमारे पास जो होता है वो x इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, ये होता है। तो हमको ए इनवर्स आप फाइंड करके बताइए। तो ये ए इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, जब एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता रहेगा। तो चलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम अपने तरीके से फाइंड कर रहे हैं। एक बार फिर से आपसे बोले दे रहे हैं कि जब भी कभी आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आपको माइनर को फैक्टर पहले फाइंड करो, उसको बताओ, फिर उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए में आओ। अब यहाँ पे जगह की कमी है थोड़ी, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करना, फिर से हम सिखाते हैं आपको। सॉल्व करेंगे रोज में, लिखेंगे यहाँ पर कॉलम्स में। तो चलिए इसको करते हैं। तो भैया 1 है तो इसका आया, देखिए कितना आएगा 12
ये हुआ 12 और ये हुआ प्लस का 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 12 माइनस 5 से हो जाएगा 7। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए आते हैं तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10। माइनस का 10 है, प्लस का 10 तो 19। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस का 19 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, रोज में लिख रहे हैं कॉलम्स में। अब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस का 11 है। इसको प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 11 यहाँ पे आप लिखोगे। चलिए आगे आते हैं। अब इस प्लेस के लिए तो भैया ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 1 आएगा। और इस प्लेस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 से 4 सब्ट्रैक्ट किया -1। इसको प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 देगा आंसर। और इस प्लेस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इस पे थर्ड रो को लिखेंगे, थर्ड कॉलम में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 और ये हो जाएगा 8, माइनस आएगा, माइनस में 3 आंसर आएगा। प्लस से मल्टीप्लाई होती है इस प्लेस में तो हमारे पास क्या कर देंगे, उसको प्लस का 3 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 6 होता है माइनस का 11। इस प्लेस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस का 11 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो 4 और प्लस 3 हो जाता है 7, प्लस का 3 है, प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा यहाँ पर 7। ऐसे कर क्या करना है, इसको हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद क्या करना है, इनवर्स ऑफ ए निकालना है। इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए ये होता है। ठीक है, तो ये क्या कर दो, यहाँ पर 1/4 लिख के इसको वैल्यूज लिख दो, 7 -19 -11 1 -1 और -1। यहाँ पर वैल्यू 3 11 और 7 ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए निकल गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भैया। अब क्या करना है कि हमारे पास x = a इनवर्स b होता है तो मल्टीप्लाई करा दो। तो हमने a इनवर्स लिखो पहले, a इनवर्स कितना है 1/4, यहाँ पर 7 1 3, यहाँ पर -19 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11, -11 -1 और 7 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, b से, तो b कितना हमारे पास 7 -5 और 12 ये हमारे पास क्या है b है। ठीक, इतना आया। और इधर क्या रहेगा आपका x y z, ये इधर रहेगा। ऐसे कर क्या करना है, आपको पहले लिख लेना है। अब इसको क्या करिए, सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पे आप पहले लिखिए 1/4 1/4। अब 1/4 है तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू आएगी 7 है, 7 से मल्टीप्लाई, 1 का 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस का 8। माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 है और ये तो ये हो जाएगा आपका 4, -11 है 7 है, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और ये 1284 ये हो जाएगा 12। ये वैल्यूज़ हैं ये आपकी। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे 2, इसे लिखोगे 1, इसे लिखोगे 3, ये वैल्यू आ गई। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि x जो हमारे पास है वो हो गया 1, y जो हो गया 1 और z जो हो गया हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए तो बड़े ही आसानी से क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि कैलकुलेशन आपको सही सही करना है। कैलकुलेशन गलत मतलब फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत आएगा। ठीक, चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। तो क्या कर रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ 4 kg 4 किलो क्या करना है आपको, ओनियन ले लेना है और साथ में ही 3 किलो व्हीट ले लेना है, 2 किलो राइस। इन चीज़ों का रेट एक साथ लेने पे 60 रुपये पड़ता है। वैसे यदि आपने 2 kg ओनियन लिया और 4 kg व्हीट लिया और 6 kg राइस लिया तो इसका टोटल रेट हो जाएगा 90 रुपीज़।
उसी प्रकार यदि आपने कोई तीसरे व्यक्ति ने 6 kg ऑनियन ले लिया, 2 kg वीट ले लिया और 3 kg राइस ले लिया तो उसका वेट, उसका टोटल कॉस्ट आता है 70 रुपीज़। हमको पता क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ईच पर केजी, मतलब हमको तीनों और थिंग्स का, तीनों आर्टिकल्स का रेट जो है पर केजी में फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका इक्वेशन बनाइए। तो इसका इक्वेशन आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी हमने मान लिया कि x रुपीज़ है। कितना है, x रुपीज़ है। उसी प्रकार हमने क्या किया, इसको अब माना वीट है, वीट दूसरा क्या है, वीट है, तो वीट का हमने ले लिया कि y रुपीज़ है। और वैसे ही हमारे पास जो राइस है, राइस का हमने ले लिया कि ये z रुपीज़ है। ये कितना है, z रुपीज़ है। तो ये तीन अलग अलग आ जाएंगे। तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 आता है। यहाँ से देखोगे तो 2x सेकंड वाले से, तो 2x 4y प्लस 6z इक्वल टू आ जाएगा 90 रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2y प्लस 3z, इसका वैल्यू आ जाएगी 70 रुपीज़। तो हमको यहाँ से तीन इक्वेशंस मिली। अच्छा, इन तीन इक्वेशंस से क्या हो जाएगा, तीन हमारे पास डिटर्मिनेंट, तीन मैट्रिक्स मिलेगा। उन तीन मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो बनेगा हमारे साथ वो क्या हो जाएगा, 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। ये हमारा क्या मैट्रिक्स ऑफ ए है। एक्स मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। और मैट्रिक्स बी जो हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, 60 90 70, ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इसको चेक करिए कि ये हमारा इक्वेशन, जो तीन इक्वेशन हमने बनाई हुई है, ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अच्छा, कंसिस्टेंट के लिए क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, और 0 नहीं है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट एफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ द ए फाइंड करना है। फिर उसके बाद हम सॉल्व करके उसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो हुआ 4, यहां पर हो जाएगा 12 माइनस 12, फिर माइनस का 3, इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, प्लस का 2 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24। चलिए आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसे आगे बढ़ाया इसे तो वैल्यू हो जाएगी ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये 30 दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 90। देखिए माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस का 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का, देखिए 20 देखो माइनस का क्या है 20 है, तो बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 40। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 40। हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये वैल्यू 0 है, आगे कितना आ जाएगा, ये 50 नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। 50 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर है। अच्छा, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक या एक से इसका सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, रोज में लिखेंगे, रोज में सॉल्व करेंगे, कॉलम्स में लिखते हैं। बाकी अब क्या करोगे, ए और माइनर को फैक्टर पहले अलग अलग फाइंड करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तब लिखोगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, इसको 4 लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसको 0 कर दिया। 3 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। फिर इसके लिए करोगे तो आएगा वैल्यू यहाँ पर माइनस का 20, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस 20 ही रहेगा। इसके लिए आते हैं 3 3 जा 9,
9 माइनस 4 होता है 5, और इस प्लेस के लिए करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। देखिए 3 3 9 माइनस 4 आता है 5, तो यहाँ पे इसको -5 आप लिखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं इस पोजीशन के लिए। इस पर आते हैं तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 आ गया 0, तो यहाँ पे 0 कर देना है। 6 पे आते हैं तो 2 3 जा 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18, तो 8 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 10 आएगा। इस वजह से माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 10। यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा 18 और 12। 18 से हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो आया कितनी वैल्यू? 6 आया, तो 6 है तो इस प्लेस को प्लस से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 पे आते हैं तो ये हो जाएगा 24। 24 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट किए तो आया 20, इस प्लेस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ पे आते हैं 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6, 16 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 10, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक, इतना आया। एडजॉइंट ए निकल गया। अब एडजॉइंट ए के बाद क्या करना है? हमको इनवर्स ए निकालना है। एडजॉइंट ए के बाद क्या करना है? इनवर्स ऑफ ए निकालना है। तो इनवर्स ऑफ ए चलिए फाइंड करते हैं। इनवर्स ऑफ ए कैसे निकलता है? तो इनवर्स ऑफ ए कुछ ऐसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड कर दीजिए एडजॉइंट ए से, तो आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो हमारे पास जो आया तो ये क्या हो जाएगा? 1/50, यहाँ पर 0 -5 6, और यहाँ पर हो जाएगा 30 0 -20, और यहाँ से मिलेगा हमको यहाँ पे -20 10 एंड 10, ये मिला। अब बाकी चीज़ें क्या करते हैं? इरेज करते हैं। तो हमारे पास जो x था, x = a इनवर्स b होता है, तो हमारे पास जो था x y z, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1/50। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 5 6 30 0 -20, और यहाँ पर हो जाएगा -20 10 एंड 10। अब b की वैल्यू कितनी है? ये b की वैल्यू कितनी थी देख लेते हैं एक बार। b की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 60 90 और 70। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो भैया देखो, इसको हमने आगे बढ़ाते हैं। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो पहले इसको 1/50 रहने देते हैं, 1/50 रहने देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 45 400 और 6 42, तो माइनस का है तो 45 450 हो जाएगा 42, ये दे देगा हमको। यहाँ पर आएगा 250, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 18, ये हो जाएगा हमारे पास 400 400 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 120, माइनस का 900, माइनस का प्लस का 700, तो 120 है, प्लस प्लस हैं दोनों, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 400। इतना आया। फिर हमने इसको क्या किया? और आगे सॉल्व करते हैं। जब और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5, भाई 0 0 काट दिया तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये वैल्यू आई। तो हमको क्या मिला कि x = 5, y = 8 एंड z = 8, ये मिला। कहने का मतलब है कि y क्या भैया, x क्या था? ओनियन था। तो ओनियन जो है वो क्या है? 5 रुपीज़ पर kg है, 5 रुपीज़ पर kg है। ओनियन के बाद वीट था, तो वीट जो है आपका, वीट क्या है? 8 रुपीज़ पर kg है। और जो राइस है वो राइस क्या है? राइस भी आपका दोनों का सेम है, 8 रुपीज़ पर kg। तो ये आपके क्या हो गए? सॉल्यूशन। तो ऐसे कर क्या करेंगे? क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो सॉल्व होगा। एक बार फिर आपसे कह दे रहे हैं कि जब भी कभी आप एडजॉइंट निकालोगे तो माइनर को फैक्टर वहाँ पे आप बताओगे तब सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो इतना हम क्या करते हैं, करने के बाद ही हमारा वीडियो एक्सरसाइज, हमारा जो कहते जो हमारा चैप्टर है
डिटर्मिनेंट का 4 वाला वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो अगले वीडियो में करेंगे। यदि इस वीडियो में या फिर इससे पहले की वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और पीछे के वीडियोस आपको चैप्टर 1, 2, 3 को अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।